हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उसको समझने से पहले क्या उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स पढ़े, जैसे है मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्या होगा और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो जैसे जो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर्स में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जो यूज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है ना। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों यूज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की कॉन्सेप्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है, उसे हम समझते हैं। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा ये सब हम देखेंगे। जैसे हमने कहा जो यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से बताते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से पढ़ाते हैं, है ना। हमने प्रीवियस चैप्टर में इसको देखा है। तो जैसे जो हमने यहाँ पर क्या कहा कि हम ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें फिर ड्रॉ कर रहे हैं, समझने के लिए तो ऐसे, है ना। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एन से एस की हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने यहाँ लाइन ड्रॉ की, ठीक है, कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक, कुछ यहाँ ड्रॉ की, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कंपेयर करें, उनकी प्रॉपर्टीज देखें, तो हम यहाँ देखेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी उसकी कम है, रेयर है, ऐसे, है ना। चलिए तो एग्जांपल हम लेते हैं। तो कहीं पर डेंसिटी कम, कहीं पर डेंसिटी ज्यादा। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डेंसिटी है, ठीक है, जहाँ डेंसिटी ज्यादा होती है जो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होता है ना। ठीक है, जहाँ पर डेंसिटी इनकी ज्यादा होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो मेजर है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है कितना है, वो हम किसके बेसिस पर भी बता सकते हैं, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना। किसके बेसिस पर, डेंसिटी, ठीक है, या नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर हम डेंसिटी के रिस्पेक्ट डेंसिटी रिप्रेजेंट करके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की मेजर बता सकते हैं कि कहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक है, इस तरह से। मतलब सीधे सीधे कहो जो कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या पर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के नंबर पर, ठीक है, क्या डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किस पर डिपेंड करेगी, तो हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ या नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को मेजर करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे भी मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक तरीका ये है कि हम वहां पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स काउंट कर ले, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स काउंट करके उनको कैलकुलेट करके या उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करके हम उस पोजीशन पर मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब सीधे सीधे कहो जो कि हम, है ना, क्या समझ में आया हमको कि मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, दोनों हम इसे बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है ना, इसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इसी को हमने नाम दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। ठीक है, मतलब सीधे कहो कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम किससे भी बता सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स से। अब बात ये आती है कि ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में हम कौन सी लाइंस को कैलकुलेट करें, कौन सी लाइन को हम हमारे कैलकुलेशन में ले, है ना। तो इसको एक एग्जांपल से समझना, जैसे मतलब ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज तो समझ में आ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स की कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप हुई, क्यों बनाई गई साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक फ्लक्स की कॉन्सेप्ट, ये मैग्नेटिक तो मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताने के लिए हम किसका यूज भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है ना, तो ये हमको क्लियर हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है ना, अब दूसरा यहाँ पर कि मैग्नेटिक फ्लक्स में हम या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में सिर्फ कौन सी लाइन को हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर एक एक सिनेरियो समझो जो, जैसे हमारे पास, ठीक है, एक शावर है जो, इस शावर से पानी इस तरह से, है ना, नीचे आ रहा है। ओके, ऐसे वाटर आ रहा है इसमें।
अब हमें यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर वाटर फ्लो कितना है, रेट ऑफ वाटर फ्लो, है ना, मतलब ठीक है। यहाँ जो फ्लक्स वर्ड है तो इस फ्लक्स वर्ड का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं। फ्लक्स का मतलब होता है एक तरह का फ्लो, है ना, जैसे एयर फ्लो हो रही तो हम एयर फ्लक्स बोल सकते हैं, वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर फ्लक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर किसी शावर से हमने कहा कि क्या आ रहा है, पानी ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, या सीधे कहो जो हमें वाटर फ्लक्स देखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर देखने के लिए कि 1 सेकंड में कितना वाटर फ्लो हुआ है, हम वहां पर एक कंटेनर ले लेंगे, है ना। एक सिनेरियो से आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स की कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज होती है। तो यहाँ देखो कि हमने एक वाटर शावर है, यहाँ से पानी नीचे आ रहा है, हमें यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालनी है, तो हमने नीचे एक कंटेनर रखा। अब इस कंटेनर में जो पानी इसमें जमा हो रहा होगा, ठीक है, उस पानी का अमाउंट हम मेजर कर ले, ओके, और उस अमाउंट ऑफ वाटर के बेस पर हम यहाँ रेट ऑफ फ्लो बता सकते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हमने 2 सेकेंड तक वाटर को उसमें फ्लो होने दिया, है ना। अब 2 सेकेंड तक वाटर को फ्लो होने दिया और हमने वहाँ देखा कि वहाँ 20 लीटर इसमें पानी कलेक्ट हो गया है, तो हमको रेट पता चल गई थी यहाँ पर, है ना, मतलब पर सेकेंड में कितना 10 लीटर पर सेकेंड वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये उसकी रेट निकल गई। अब देखो तो यहाँ जो कंटेनर में जो वाटर आया है वो, ठीक है, वाटर की कौन सी लाइंस, कौन सी स्ट्रीम लाइन के थ्रू आया होगा। तो देखो इसमें कंटेनर में ये वाटर लाइंस ऐसी भी आ सकती है, मतलब उस पर जरूरी नहीं है कि सारी लाइन पानी की सभी धाराएं सीधी आएगी, कुछ पानी की जो लाइन स्ट्रीम लाइन है ना तिरछी भी जाएगी। तो क्या ये इन बाहर तिरछी जाने वालों के कारण जो उसमें वाटर कलेक्ट हुआ होगा, है ना, क्या ये पूरी लाइन पूरी के कारण पानी कलेक्ट हुआ होगा? नहीं, इसमें से आधी जो कहां पर आई होगी कंटेनर के अंदर, और आधी कहां गई है, बाहर गई है ना। आधी कहां गई है, सीधे अंदर आई है, और आधा स्ट्रीम लाइन उसमें से बाहर चली गई। मतलब जो लाइन तिरछी उसमें आ रही है, पानी की जो धारा है तिरछी कंटेनर पे आ रही है, उस तिरछी लाइंस में से, ठीक है, कंटेनर में सिर्फ वाटर किसके कारण जमा हो रहा है, जो उसमें नॉर्मल आ रही है ना। मतलब कंटेनर में वाटर किसके कारण जमा हो रहा है, उसमें नॉर्मली आने वाली स्ट्रीम लाइन के थ्रू। तो यहाँ जो वाटर कलेक्ट हुआ होगा वो नॉर्मल लाइंस के कारण हुआ होगा, नॉर्मल स्ट्रीम लाइंस के कारण हुआ होगा। तो यहाँ पर इसमें वाटर कलेक्ट करने वाला के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इस कंटेनर में वाटर कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, नॉर्मल स्ट्रीम लाइंस, है ना, नॉर्मल स्ट्रीम लाइन। तो इसी तरफ जो ध्यान दो, है ना, कि अगर हमने कहा कि हमारे पास हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जैसे हमें पता है तो यहाँ पर कि इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है ना। जैसे आपने कहा जो कि हमारे पास ये पानी फ्लो हो रहा था, हमें वाटर फ्लो की रेट निकालना थी, हमने कंटेनर लगा दिया वहां पर, कंटेनर में से जाने वाली लाइंस के बेसिस पर हमने क्या देख लिया, वाटर फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, है ना, ठीक है ना। अब देखिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, भाई हमको पता है इस रूम में मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखनी है, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने समझा मैग्नेटिक फील्ड की मेजर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर डिपेंड करती है। तो हम क्या कर लेंगे, जो यहाँ पर एक एरिया कैलकुलेट, एक एरिया ले लेंगे, है ना, ऐसा कोई भी एक एरिया कंसीडर कर लो, उस एरिया में से नंबर ऑफ लाइंस, है ना, मैग्नेटिक लाइंस, ओके, जो उसमें से नॉर्मली पास हो रही, नॉर्मल वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गई ना, जैसे नॉर्मली यहाँ रिस्पॉन्सिबल होती है, तो यहाँ पर भी इसमें से कुछ लाइंस ऐसी टेढ़ी भी जाएगी, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा भी जाएगा, तो हम रिस्पॉन्स मतलब सिर्फ कौन सी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को लेंगे, जो इसमें से नॉर्मल पास हो रहा है, उन्हीं नॉर्मल लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, उन्हीं की क्वांटिटी वहां पर हमें क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। क्लियर? तो किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम वहां पर एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं जो, और उस एरिया में से कौन सी लाइंस ऑफ फोर्स को काउंट करते हैं जो उसमें से नॉर्मली पास हो रही है, कुछ रेडियली भी जाएगी, तिरछी भी जाएगी, इन्हें नहीं लेना है, रेडियल वाली को हमें क्या कर लेना है, रिजॉल्व कर लेना है ना, इस तरह से। तो इस तरह से तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल लाइंस पास होगी, है ना, नॉर्मल लाइंस ये नॉर्मली पास हो रही है, तो ये नॉर्मल लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हमने नाम क्या दिया, हम इसे इतना बड़ा नाम नहीं बोलना चाह रहे,
द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस नॉर्मली थ्रू ए सरफेस, हमें इतना बड़ा नाम नहीं बोलना है, हमने शॉर्ट में उनके लिए क्या नाम रख दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से मतलब जो किनको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, द लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच पासेस नॉर्मली थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, क्लियर हुआ ना? मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स किसे बोला जाता है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूटिलाइजेशन जो ये है कि हमें किसी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी हो तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइंस की हेल्प से वहां पर उसकी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। उस जगह मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, नॉर्मल जाने वाली लाइंस कैलकुलेट कर लो, तो उनके बेसिस पे जो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ठीक है ना, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की स्ट्रेंथ मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर? तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई नई क्वांटिटी नहीं है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं। बस कौन सी? जो नॉर्मली जा रही, नॉर्मल पास होने वाली, किसी सरफेस से नॉर्मल पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हमने नाम दे दिया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने यहाँ डेफिनेशन भी लिख दी उसकी, जो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी लिख सकते हो, which passes normally through a surface is called magnetic flux linked with that surface। और ये कैसी क्वांटिटी? सिर्फ संख्या है, जो नंबर है, मतलब नॉर्मली पास होने वाली लाइंस या तो कितनी होगी, 100 होगी, 1000 होगी, तो ये संख्या है, नंबर है। तो नंबर्स क्या है? स्केलर है जो, तो इट इज द स्केलर क्वांटिटी, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? बाय, ठीक है ना, फाई से। ठीक है, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो था कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसे बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज क्यों किया जाता है, क्यों इसकी कॉन्सेप्ट डेवलप हुई फिजिक्स में। अब दूसरी बात जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स या उन नंबर ऑफ लाइंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिए, जो हमने क्या कहा कि हमें यहाँ पर किसी जगह पर, यहाँ जैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड हमें, है ना, कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे, उस जगह पर एक एरिया कंसीडर कर लेंगे। ओके, और एरिया में से जाने वाली नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ लाइंस हम इसे किसी मशीन से या किसी डिवाइस से कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स की प्रॉपर्टीज बताने के लिए यूज होती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम कोई मशीन लगाएंगे और हमें मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाई देगा, है ना, या कोई इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखेगी। एक्चुअल में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ, ठीक है, इट्स कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरेटिकल बात है, एक्सपेरिमेंटली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फिर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे करें, मैग्नेटिक नंबर ऑफ लाइंस को कैसे कैलकुलेट करें? हम उन्हें देखकर काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो होती ही नहीं है। तो फिर इसके लिए जो हम फॉर्मूलेस यूज करते हैं, है ना, हम फॉर्मूले के हेल्प से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो वही अब हम फॉर्मूले देखने जा रहे हैं, हाउ टू मेजर द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो दो केसेस में हम फॉर्मूले यहाँ पर बता रहे हैं जो हमारी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा आपको ये हमारा एक मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट से क्या निकलेगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे निकलती हैं, ये एन से निकलकर वो एस की ओर जाती है ना। मतलब ये ऐसे पूरी ट्रेवल करेगी। मैंने पूरा नहीं ड्रॉ किया यहाँ पर, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करना, ठीक है ना, समझने के लिए। पूरा क्लोज होती है। तो हमने कहा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से ऐसे निकलेगी। अब देखिए तो यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ लाइंस किस पर डिपेंड करेगी, तो नंबर ऑफ लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा। तो पहले देखो, जो हमें पता है यहाँ मैग्नेट है, मैग्नेट के पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब हम एक एरिया लेते हैं। हमने क्या कहा, हमें नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है, तो हम एक एरिया ले रहे हैं। ये हमने एक एरिया लिया, इतना बड़ा। ओके, ठीक है। तो इस एरिया में से कितनी लाइंस जा रही है, 1 2 3 लाइंस, है ना। एरिया में से कितनी लाइन जा रही है, 3 लाइंस, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो इधर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा, वीक होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इधर वीक होगा। तो अगर हम यही एरिया यहाँ रख देते हैं इधर, तो उसमें से नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास हो रही है, तो नंबर ऑफ लाइंस कम पास हो रही है। यहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, वहाँ ज्यादा लाइंस, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक है वहाँ कम लाइंस। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के।
है ना। तो अगर हम यहाँ पर सरफेस को नॉर्मली रख रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्मली रख रहे हैं, तो हमको क्या समझ में आया, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, है ना, दो फैक्टर्स पर। और तीसरा जो यहाँ अगर दूसरा देखें यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नहीं बदलते, हम इसी जगह एक छोटा एरिया लेते हैं और एक बड़ा एरिया लेते हैं, है ना, ऐसा। तो हम एक बड़ा एरिया लिया, अब देखो छोटे एरिया में से नंबर ऑफ लाइंस कम, बड़े एरिया में से नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर। तो अगर हम यहाँ पर, ठीक है ना, जो सरफेस है उस सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मली रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ डायग्राम में भी हम दिखा देते हैं उसको ऐसे, ये सरफेस हम दिखा रहे हैं ऐसे, और मैग्नेटिक इसकी एरिया वेक्टर, है ना, ये एरिया वेक्टर हम दिखा दे रहे हैं किसकी, ठीक है, इस सरफेस की, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी में है ऐसा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और, ठीक है ना, ये ऐसे एरिया वेक्टर। ध्यान दीजिए ये एरिया वेक्टर है, जब सरफेस हमारा नॉर्मल रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब कैसा रखा हुआ है ये ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ऐसी डायरेक्शन है उसकी, और सरफेस ऐसा रखा हुआ है, नॉर्मल रखा है, ठीक है। तो एरिया जब ऐसा रखा हुआ होगा उसकी एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी। तो इस केस में हमने क्या देखा कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, बी और ए पर। ए मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ द सरफेस, तो एरिया को हम यहाँ डेल ए से शो करते, ठीक है ना, या डी ए से शो कर सकते हैं। तो देखना तो अलग अलग बुक्स में, है ना, यहाँ पर नोटेशन अलग अलग हो सकते हैं, कहीं कोई डेल ए बताएगा, कोई डी ए बताएगा, या कोई डी ए बताएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, या सिर्फ कोई नॉर्मली क्या बताएगा वहाँ पर ए बताएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास हो गई, क्या हो गया अगला फैक्टर, तो यहाँ पर कि हमने एरिया को डेल ए से शो कर दिया, ठीक है ना। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया यहाँ पर, देन, ठीक है, ये अगर आप इसे कंबाइन फॉर्म में लिखो तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके बराबर हो जाएगा बी इंटू एरिया, एरिया को आपने बताया है डेल ए से, ठीक है ना, डेल ए से, या सिर्फ ए से भी डिनोट कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया हमारे पास, इसको प्रोपोर्शनल साइन हटाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा बी डेल ए, इसकी वैल्यू 1 होती है ना, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू 1 रहेगी, तो पाई किसके बराबर हो जाएगा, बी इंटू डेल ए के, है ना, किसके बराबर हो जाएगा, बी इंटू डेल ए के। तो क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास यहाँ पर, when the surface is placed normal to the magnetic field, then magnetic flux linked with the surface is equal to the product of magnetic field and the area of the surface। तो उसी को हम वर्ड में लिख दे रहे हैं, if the surface is placed normal to the magnetic field, then किया जाएगा, ठीक है ना, जिस सरफेस में से लाइन पास हो रही है उसको हम इफेक्टिव बोलते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पर, अगर हम इसको वर्ड में लिखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू इफेक्टिव एरिया, ओके, किसके बराबर हो गया, इफेक्टिव एरिया, है ना। तो इसको सिंबल में लिख दो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा 5 हो गया यहाँ पर बी डेल ए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन द सरफेस इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है जो कि हमारा सरफेस नॉर्मली रखा हो, है ना, हो सकता है हमारा सरफेस ऐसा रखा हो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है ना, और सॉरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, और हमारा सरफेस इस तरह से रखा हुआ, ओके, या फिर हम सरफेस को यहाँ रख रहे हैं ऐसे इस जगह, तो यहाँ लाइंस हमारी ऐसे जा रही है, दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा घूमेगा तो, है ना। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, हमें तो नॉर्मल लाइन देखनी है ना, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती हैं, ये एन सॉरी ये एस और एन ऐसा होता है, तो इधर से ऐसे निकलेगी, ठीक है ना, ऐसी। तो अगर हमने सरफेस को यहाँ रखा इस जगह, तो यहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, तो फिर हम नॉर्मल लाइंस हमें निकालना है। तो इस केस में अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो दूसरे केस में हम उसको देख लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस व्हेन द सरफेस इज प्लेस्ड, ठीक, एट एनी एंगल ऑफ द सरफेस, क्या लिख दिया हमने, इफ द सरफेस इज प्लेस्ड एट एनी एंगल, एट एनी एंगल थीटा, है ना, कोई भी एंगल लिख सकते हो, थीटा से बता दो, ऐसे ही हेडिंग करते हो, इफ द सरफेस इज प्लेस्ड, नॉर्मल लिया हमने पहले, अब हम क्या ले रहे हैं, एट एनी एंगल, ठीक है,
इन एट एनी एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से किसी भी एंगल पर रखा है। तब इस केस में क्या करेंगे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए जैसे डायग्राम से बता रहे थे यहाँ पे, है ना, ये ऐसे सरफेस, ये उसकी एरिया वेक्टर होगी ना, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, ठीक है ना, बहुत सारी जा रही है, हमने दो ही दिखाई है। तो आप क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उससे रेडियली पास हो रहा है। तो रेडियली पास हो रहा है, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कितने एंगल पर पास हो रहा है वो उससे, थीटा एंगल पर, है ना, ये थीटा एंगल पर, ठीक है। ये एरिया वेक्टर उसकी बता दी हमने, एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है ना, एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पर पास हो रहा है, ठीक। तब हम क्या करेंगे, हमें तो नॉर्मली पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है जो, ये उससे दो डायरेक्शन में पास हो रहा है, एक तो वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में भी पास होते जा रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रिक उसके पैरेलल भी जा रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम रिजॉल्व कर देंगे इन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, है ना। तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया हमारे पास b cos थीटा, है ना, एक कंपोनेंट हो गया हमारा ये b sin थीटा। तो यहाँ पर b sin थीटा तो पैरेलल जा रहा है, मैग्नेटिक ये सरफेस के पैरेलल जा रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसका होता है, जो सरफेस के नॉर्मली पास हो रहा हो। तो सरफेस के नॉर्मली पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी है, या मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b cos थीटा, है ना। तो अब इस केस में हम क्या लेंगे, इफ द सरफेस इज प्लेट एट एनी एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन इस बार जो क्या हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड उसकी एरिया वेक्टर इनटू ये b cos थीटा, ऐसे मतलब हम इस बार उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या लिखेंगे, इफ द सरफेस इज प्लेट एट एनी एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन द एरिया देन द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the surface, magnetic flux linked with the surface is equal to the product of, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कंपोनेंट हम उसका ले रहे हैं, है ना, कौन सा कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ magnetic field and effective area, ठीक है, effective area of surface, ठीक है ना। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा हमारे पास b cos थीटा इनटू में डेल a, है ना। तो b cos थीटा कितना आ गया हमारे पास, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इसको लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, b डेल a cos थीटा, है ना, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास, ठीक। या फिर इसे हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म फाई इज इक्वल टू द बी डॉट डेल ए, ओके ना। ये कहाँ से लिखा हमने, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बी क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वेक्टर है, ए डेल ए क्या है, एरिया वेक्टर है, एरिया में वेक्टर क्वांटिटी है ना, थीटा उनके बीच का एंगल है जो। तो यहाँ पर बाय डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट हम उसको बी डॉट ए लिख सकते हैं, है ना। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द एरिया ऑफ द सरफेस, ओके। अगर इसको वर्ड में लिखना चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या आ जाएगा यहाँ पर, द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना, ये क्या लिख दोगे, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a surface is equal to the dot product of, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ दैट सरफेस, ओके। ये हमारे पास, ठीक है, तो देखिए ना, तो वही जो हमने यहाँ लिखा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सरफेस इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया ऑफ दैट सरफेस, ओके। तो चलिए फिर इतना नोट कीजिए, फिर इससे कुछ हम स्पेशल केस देखते हैं, है ना, और ठीक है, इसकी यूनिट्स हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए ना। चलिए ना, अब हम उसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं। तो यहाँ देख लो कि जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है मैग्नेटिक फ्लक्स का, है ना, एक्चुअल में तो अभी हमने दो फॉर्मूले निकाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर रखा हो और मैग्नेटिक
फील्ड में सरफेस परपेंडिकुलर हो तो सेलिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा इतना, है ना। तो एक्चुअल में जो उसका जो मेन फॉर्मूला है यही वाला है, ठीक है। ये उसका एक स्पेशल केस वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। मतलब मेन फॉर्मूला क्या याद रखिएगा आप, मैग्नेटिक फ्लक्स का बी ए एल ए इंटू कॉस थीटा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एरिया इंटू, है ना, cos थीटा। cos थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द, थीटा जो इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ध्यान रखिए थीटा किसके बीच का एंगल समझोगे आप हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का, एरिया के बीच का नहीं, ओके ना। चलिए तो अब देखो तो इसके स्पेशल केसेस हम देख रहे हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करने लगा अब। एक तो मैग्नेटिक फील्ड पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एरिया की साइज बदलेगी, एरिया बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। अब दूसरा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदलते, एरिया की साइज भी नहीं बदलते, तीसरा जो दोनों के बीच का एंगल बदल जाए, है ना। जैसे हम कभी एरिया बड़ा छोटा ले ले तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा। अब हम कुछ भी नहीं कर रहे, जो हमने एरिया भी सेम साइज का लिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही लिया है, लेकिन उसका इंक्लाइनेशन बदल दे रहे हैं, है ना। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को ऐसे, एरिया को ऐसा कर दिया, ये एरिया ऐसा रखा था, ऐसे झुका दिया, तो उसका इंक्लाइनेशन बदल गया, ओरिएंटेशन बदल गया, उससे नंबर पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस भी बदल गई, ठीक है ना। तो क्या समझ में हमको कि मैग्नेटिक फ्लक्स उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, कब बढ़ेगा कब घटेगा, तो उसके लिए हम उसके कुछ स्पेशल केसेस देख रहे हैं। तो इफ द सरफेस, पहला है इफ द सरफेस इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है ना। पैरेलल को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसा रखा हुआ है, जैसे सरफेस हमारा ऐसा है, लाइंस ऐसे पास हो रही, या फिर पैरेलल को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये लाइंस ऐसे जा रही, पैरेलल सरफेस ऐसा है, ठीक है ना। तो पैरेलल जब ये होगा तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का। ध्यान दीजिए, सो पैरेलल वर्ड सुनते से हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है, थीटा इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ थीटा 0 नहीं होगा, बिकॉज़ द थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड वेयर एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो आपको ये वाला एंगल लेना है, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, थीटा इज 90 डिग्री। देन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, तो फाई होगा हमारे पास बी एल ए कॉस थीटा, इस फॉर्मूले से बी एल ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, फाई हो गया हमारे पास, है ना, सॉरी कॉस, है ना, cos 90 की वैल्यू पे कितनी होगी, 0 होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कितना हो गया, 0। सिंपल सी बात है। तो जब सरफेस ऐसा रखा हुआ होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम किसको कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स हम उससे नॉर्मल पास होने वाली लाइंस को बोल रहे हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ कोर्स ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है, सरफेस पैरेलल है, तो नॉर्मली उससे कोई भी लाइन नहीं जाएगी, तो नॉर्मल कोई लाइन नहीं जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा केस है यहाँ पर, इफ द, ठीक है, सरफेस, अब दूसरा केस हम ले लेते हैं, सरफेस इज प्लेस्ड, ठीक है, इज प्लेस्ड एट या प्लेस्ड नॉर्मली, ठीक है, या परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली रखा हुआ, ओके। मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है ना, जो हमने पहला केस लिया था, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। तो जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, तो यहाँ पर जो क्या रहेगा, एरिया वेक्टर इस ओर रहेगी, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल रहेंगे। तो पैरेलल रहेंगे तो फिर थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0, है ना, इस केस में 0 रहेगा। देन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा तो फाई इज इक्वल टू बी डेल ए कॉस 0, ठीक है ना, कॉस 0, थीटा की वजह से 0 पुट कर दिया, cos 0 जो है इसकी वैल्यू होती है 1 और इट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना। मतलब cos की वैल्यू जो कहाँ से कहाँ तक बदलती है, 0 माइनस से लेकर -1 से लेकर +1 तक, तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है इसके डोमेन में ना। तो इसलिए अगर थीटा cos मैक्सिमम है तो फाई भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम होकर b डेल a, ठीक है ना, ऐसे। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे सरफेस जो ऐसा रखा हुआ है, आप सोचिए सरफेस ऐसा रखा है, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। अगर हम उसको ऐसे घुमा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर अगर वो नॉर्मली हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम होकर कितना हो जाएगा, तो सीधे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया के। फिर हम उसको कंटिन्यूअसली फिर ऐसे रोटेट कर रहे हैं, मान लो आप किसी सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, तो वो जब पैरेलल आएगा तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर जब ऐसे घूमेगा तो मैक्सिमम होने लगेगा, ऐसे ये मैक्सिमम हो जाएगा। फिर वापस ऐसे घूमेगा तो
मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से रिड्यूस होने लगेगा, जीरो होने लगेगा, है ना, कम होने लगेगा, है ना। तो इस तरह से जो क्या समझ में आया आपको कि अगर हम किसी सरफेस को, किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यूअसली घुमाते हैं तो उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, फिर अगेन इन अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम एंड अगेन इन जीरो। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास उसका एक्सप्रेशन। अब अगर हम यहाँ कोई कॉइल ले लेते हो, जैसे अभी हमने एक सरफेस बताया, है ना, अब हम कॉइल ले ले तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल। ओके, तो सिंपल सा है, कोई नया फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो बस एरिया की जगह हमने कॉइल बोल दिया यहाँ पर। जैसे कॉइल किसको बोल देते हैं हम यहाँ पर, जैसे एक वायर को ऐसे हमने कॉपर वायर को कई सारे टर्न से हमने लपेट के बना दिए, तो इसे हम कॉइल कहेंगे। ओके, उसका एरिया मान लो ए ही है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी है और नंबर ऑफ टर्न्स उसमें एन है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, इफ नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब जितने फेरे उसमें हमने लगाए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इज एन, एन टर्न्स, है ना। देन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर वो थीटा एंगल पर रखी है तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, लिंक्ड विथ कॉइल, ठीक है, इफ इट इज प्लेस्ड एट एनी एंगल थीटा, है ना। मतलब चलो ये आप मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखा दो, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर है इस केस में, ठीक है ना। क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का बी ए, है ना, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला तो पता है हमें, लेकिन एक टर्न से इतना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा एक फेरे में से, वहां से एन फेरे है जो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन फेरों के लिए एन बार मल्टीप्लाई करेंगे, एन बी ए कॉस थीटा, ये रहेगा हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल। मतलब कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही है, बस कॉइल के लिए ले रहे हो तो आप वहां पर तो क्या कर देना है, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। ये आगे हम यूज करने वाले हैं छोटा सा फॉर्मूला, इसलिए हमने उसको पढ़ लिया, समझ लिया, तो ज्यादा इसमें कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो चलिए ये हो गया जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस। ध्यान रखिए तो अभी हमने सुविधा के लिए हमारे पास दो केस पढ़े हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बी डेल ए होता है, लेकिन वो सिर्फ उसका स्पेशल केस है, मेन फॉर्मूला तो आप क्या ही याद रखोगे, ये बात, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम इसकी यूनिट्स देखते हैं। ओके, चलिए बच्चों ना, अब हम इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो फर्स्ट हम बात करें उसकी ऐसा यूनिट, ठीक है। तो फॉर्मूले से यूनिट बन जाएगी, तो उसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का बी इंटू डेल ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो उसकी यूनिट्स रख दें यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। लेकिन जनरली भी हम उसकी ये यूनिट ना यूज करते हुए हम उसकी यूनिट लिखते हैं वेबर, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हो गई वेबर। ओके, इसको सिंपलीफाई करोगे आप तो ये एम से ये एम कैंसिल, ये बचेगा न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर, ठीक है ना। ओके, अब दूसरा अपने यहाँ पर इसको हम और कन्वर्ट कर सकते हैं, ये न्यूटन इंटू मीटर को अपॉन एम्पियर को, ठीक है ना। इसको हम और क्या क्या लिख सकते हैं, और अनदर यूनिट्स हम निकाल रहे हैं एसआई सिस्टम में, दो तो आ गई हमारे पास, थर्ड हम देख ले। तो यहाँ देखो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है ना। फोर्स की, वर्क की जो फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, और इसकी होती है जूल। तो न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जूल लिख सकते हैं ना। तो हम इसे लिख रहे हैं, न्यूटन इंटू मीटर को हम लिख रहे हैं जूल, और एम्पियर को, एम्पियर क्या है यहाँ पर, करंट की फॉर्मूला, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, है ना। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है ना। एम्पियर को क्या लिख सकते हैं आप, कूलम्ब, ओके, अपॉन में सेकेंड। अब ये जो सेकेंड है ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड, ठीक है ना, अपॉन में कूलम्ब, ठीक है। अब देखो तो ये हमने पोटेंशियल पढ़ा है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, है ना। तो वर्क की यूनिट क्या हो गई, जूल, और कूलम्ब, तो जूल पर कूलम्ब किसके बराबर हो गया, वोल्ट की यूनिट, वोल्ट की यूनिट, और पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट, तो ये वोल्ट इंटू सेकेंड, है ना। मतलब हम यहाँ वेबर को क्या भी लिख सकते हैं, वोल्ट इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं, ओके ना, ये इस तरह से। तो वन वेबर किसके बराबर हो गया, वोल्ट इंटू सेकेंड के, ठीक है। अब तीसरा बेटा यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में निकाल लें हम इसको, फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में, मतलब यहाँ जो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर है,
इसको फंडामेंटल्स यूनिट में बदल दे, फंडामेंटल मतलब केजी में, किलोग्राम, इसमें सब में। तो देखो मीटर और एम्पियर तो फंडामेंटल में ही न्यूटन को बदलते, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो न्यूटन को क्या लिखा जा सकता है, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू में ये मीटर, है ना। ये न्यूटन को हमने रिप्लेस किया तो केजी इनटू इससे ये वाले से, ओके, अपॉन में एम्पियर। तो अब देखो यहाँ केजी ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर मीटर इनटू हो जाएगा, एस नीचे आ जाएगा, यहाँ एम्पियर इनटू सेकेंड स्क्वायर, ये उसकी थर्ड यूनिट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम कोई भी, लेकिन मोस्टली जो हम ऐसा सिस्टम में जनरली सिंपल यूनिट लेकर चलते हैं, वेबर, ओके। चलिए ये हो गया इसके ऐसा यूनिट। फिर नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर सीजीएस यूनिट, है ना, इन सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर लो इसको, क्या क्या हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेबर, है ना। जैसे यहाँ क्या लिखा है न्यूटन, तो न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, डायन, है ना। और मीटर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सेंटीमीटर, अपॉन में है एम्पियर। तो सीजीएस सिस्टम में उसकी एम्पियर को हम लिखते हैं एम्पियर, है ना। अब इधर हम वेबर लिखते हैं, इधर हम मैक्सवेल लिखेंगे, ओके। तो ये होगी इसकी यूनिट मैक्सवेल या डायन इनटू सेंटीमीटर अपॉन एम्पियर, है ना। तो ये आगे सीजीएस यूनिट। अब रिलेशन भी देख लेते हैं यहाँ पर, अगला जो पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स, ओके, एसआई और सीजीएस में। तो हम यहाँ वेबर को लेकर चल रहे हैं, वेबर है हमारे पास ये वाला न्यूटन, ठीक है ना, 1 वेबर ले रहे हैं। तो 1 वेबर किसके बराबर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर अपॉन में 1 एम्पियर। अब इसे कन्वर्ट कर देंगे हम, ठीक है ना, रिलेशन देख रहे हैं, सॉरी वेबर स्मॉल डब्ल्यू से, तो कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन को आप लिख सकते हो जो सीजीएस में डायन में बदलना है, तो डायन में 10 की पावर 5 डायन, है ना, मतलब वेबर को हम सीजीएस में बदल रहे हैं, है ना। तो न्यूटन को सीजीएस में बदल दो तो 5 × 10 की पावर 5 डायन हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, अपॉन में एम्पियर, एम्पियर को एम एम्पियर में बदलो तो ये हो जाता है 1/10 एम एम्पियर, ओके, ठीक है। तो यहाँ से 1 वेबर इसके इक्विवेलेंट 1 वेबर, ये सारे 10 की पावर ये हो जाएगा 10 की पावर 5 × 10 की पावर 2 7 हो गया, और ये अपॉन में है कि ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 की पावर 8, है ना, डायन इनटू सेंटीमीटर अपॉन एम एम्पियर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से 1 वेबर इसके बराबर हो गया बेटो 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 डायन इनटू सेंटीमीटर अपॉन एम एम्पियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, मैक्सवेल, है ना। तो ये 1 वेबर इज इक्वल टू द 10 की पावर 8 मैक्सवेल, मतलब ये वेबर मैक्सवेल ये साइंटिस्ट के नाम है, ओके। तो हमारे पास यूनिट आ गई वेबर, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल, है ना। और इसको याद भी रखिएगा फिर ये रिलेशन को, ये हमारा ऑब्जेक्टिव में बनता है 1 वेबर इक्वल टू द 10 की पावर 8 मैक्सवेल, ओके। चलिए, है ना। अब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं, है ना, यूनिट के साथ साथ डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप बना सकते हो उसका, सिंस एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सी है, ये वाली ले लेते हैं, फंडामेंटल वाली, है ना। तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर ए इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये है। इसके हेल्प से डायरेक्ट हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो केजी के लिए आ जाएगा m, मीटर के लिए l स्क्वायर, है ना, t रेज़ टू द पावर -2 a रेज़ टू द पावर -1, ये रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। तो ये रहा जो हमारे पास, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के हमने फॉर्मूले देखे, उसकी यूनिट्स देखी। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो हम वहाँ पर पढ़ेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, ओके।